लेते रहिए। ले लो, कोई बात नहीं। एनडीआरआई के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर एमएस चौहान के तत्वाधान में एनडीआरआई और उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने मिल के क्लोनिंग में कार्य करने का कार्य शुरू किया और आज हम उसकी सफलता यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ पैदा हुआ है। और इसके लिए जैसे कि मेरे सहयोगियों ने बताया है कि दोनों संस्थानों ने मिलके एक साथ मिलके कार्य किया है और उस कार्य की वजह से आज हमारे यहाँ क्लोन काफ़ पैदा हुआ है। तो गाय की बछड़ी पैदा हुई है जी। ये क्लोनिंग में जैसे कि उसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर वो नर पशु है तो नर पशु की कोशिका अगर हम ले लें तो उसी से ही हम क्लोन डेवलप कर देते हैं। यानी कि एक गाय पूर्ण है और उससे वापस उसको एक कोशिका लेके उसका वापस भ्रूण बना दिया जाए और उस भ्रूण को फिर हम प्रत्यारोपित करते हैं रेसिपिएंट गाय में। तो ये जो आपने गिर गाय देखी है, इसकी जो छोटी सी बछड़ी थी उसके पूंछ से एक कोशिका ली गई थी और बिना सीमेन इस्तेमाल किए वापस उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया, जो कि खुद स्वयं एक बार एम्ब्रियो रही है, फिर बछड़ी भी वापस को आप एम्ब्रियो बना दिया, उसका भ्रूण बना दिया। और इस भ्रूण को जो सरोगेट मदर है यहाँ पे उसमें प्रत्यारोपित रेसिपिएंट जिसे कहते हैं प्रत्यारोपित किया, जो कि HF क्रॉस है और उससे जो है ये गिर गाय का जो क्लोन है बछड़ी है वो पैदा हुई। तो इस तकनीक से बछड़ा या बछड़ी पैदा कर सकते हैं अपनी मनमर्जी से? जी, ये तकनीक इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि मैं जैसे बताऊं कि जैसे कि उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का अपना सीमेन स्टेशन है, हम लोग लगभग 30 लाख डोज सीमेन बनाते हैं। अब कोई जो सांड है, बछड़ा बुल है और बहुत टॉप क्वालिटी का बुल है और उसको प्रोजनी टेस्टेड है, क्योंकि टेस्ट करने में 8-10 साल लग जाते हैं बुल को। और जब वो टेस्ट होके उसके रिजल्ट आते हैं पता चला कि बुल बुढ़ा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे कि उस बुल का कोशिका लेकर के वापस उसको एम्ब्रियो बना देंगे। तो उसका पुनर्जन्म एक तरीके से कह सकते हैं कि दोबारा हो गया और अगले 10 सालों तक पुनः हम सीमेन ले सकते हैं उससे। और ये जो सीमेन है हम फार्मर डोर स्टेप पर लाखों डोजेस, एक सांड से सामान्य तौर पर 8 साल में 2 से 3 लाख डोजेस सीमेन बनती हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज अगर ये बछड़ा कोई हम क्लोन से पैदा करते हैं तो 3 लाख गायों को गर्भित करने की उसकी क्षमता होती है 8-10 साल में। तो ये तकनीक जो है आज हमें भले यहाँ पर लेबोरेटरी में दिखाई देती है, एक इंस्टीट्यूट में दिखाई देती है, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं वो किसान के यहाँ पर बहुत जल्दी आ सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर अजय पाल सिंह असवाल है। मैं उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून में कार्य करता हूँ। नाम डॉक्टर नरेश सेलुकर है, वैज्ञानिक हूँ मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। हम जो है 2007 से या 6 से जो है भैंस के ऊपर क्लोनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। काफ़ी अनुभव होने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें कैटल की भी क्लोनिंग करना चाहिए। तो हमने 2021 में डॉक्टर मनमोहन चौहान जी जब यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में हमने ये कैटल क्लोनिंग का काम उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ काम शुरू किया। उसमें इनिशियली हमें कुछ असफलताएं मिली। कैटल क्लोनिंग की चुनौतियाँ ये थी हमारे पास कि हमारे पास जो अंडे चाहिए होते, जो रेसिपिएंट साइटोप्लाज्म, वो जनरली हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थे। तो हमने OPU तकनीक से उस अंडे को निकाला। तो उस OPU के हमारे पास 2 एक्सपर्ट है, डॉक्टर मनोज कुमार है और डॉक्टर असवाल है, जो उस तकनीक में काफ़ी उनको जो है ज्ञानता है। उसके बाद उस अंडे को जब निकालने के बाद जो है उनको लेबोरेटरी के अंदर 24 घंटे तक परिपक्व किया जाता है। उसके बाद जो हमने क्या किया कि जिस गाय का हमें क्लोन करना है, तो हमें पहले हमने 3 ब्रीड सिलेक्ट की थी। NDRI में हम साहिवाल और गिर थी और उत्तराखंड लाइवस्टॉक बोर्ड में रेड सिंधी की काफ़ी अच्छी नस्ल है, तो वो भी सिलेक्ट की थी।
उसमें से हमने ये देखा कि गीर गाय के पहला हमने जो अटेम्प्ट किया है अभी वो गीर गाय का किया, तो उसके पहले हमारे साहिवाल का भी किया था, लेकिन उसमें हमें असफलता मिली है कुछ। वो इसलिए मिली है क्योंकि हम जो है इस नई तकनीक को ट्राई कर रहे थे, तो थोड़ी सी असफलता मिली, लेकिन कुछ सालों के और कुछ एक्सपेरिमेंट के प्रयासों के बाद आज जो है 16 मार्च को जो है इंडिया में जो है ये गीर गाय की क्लोन पैदा हुई। तो उसमें क्या करते हैं, गीर गाय का सेल जो है हमने क्या किया, साहिवाल की जो है ओपीयू से ओसाइट निकाली, उसके बाद जो है उसका जो न्यूक्लियस है केंद्रक वो निकाल दिया गया, और जो गीर का जिस एनिमल का हमें क्लोन करना था, इस केस में गंगा के केस में हमें गीर का क्लोन करना था, तो गीर का सेल जो है हमने उसके अंदर डाला। फिर उसको केमिकली एक्टिवेशन के बाद लेबोरेटरी में 7 या 8 दिन तक डेवलप करते हैं, और जब वो भ्रूण बन जाता है ब्लास्टोसिस स्टेज पे, फिर उसको रिसिपिएंट मादा हमने सेलेक्ट किया। हमारे इंडिया में क्रॉस ब्रीड रिसिपिएंट मादा अवेलेबल थी, उसको हमने चूज़ किया बिकॉज उसका साइज़ बड़ा होता है, और जो क्लोनिंग में हमने देखा कि कभी कभी काफ का साइज़ ज़्यादा होता है, इसलिए हमने उस गाय को चूज़ किया। तो उससे ये भी होगा जब बर्थ हो जाएगा तो पैरेंटेज ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगी। फिर भी हमने इसको साइंटिफिकली जो है एनडीडीबी जो आनंद में है उनसे पैरेंटेज और जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है उस पूरी प्रोसेस को करने के बाद आज हमारे महानिदेशक जो है आईसीआर काउंसिल के पाठक जी, उन्होंने इसको अनाउंस किया, और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जो निदेशक हैं डॉक्टर धीर सिंह, उनका बहुत सहयोग है। वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अच्छा काम किया जाए और जो है उसको बढ़ाया जाए। ये भारत में पहला क्लोन है, और अगर विदेश की बात करें पूरे विश्व में, तो जिस तकनीक से हमने बनाया वो पहला है, क्योंकि ये तकनीक पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। ये हमारी जो एनडीआरआई की जो टेक्नोलॉजी है, हैंडमेड क्लोनिंग या हैंड गाइडेड क्लोनिंग जिसको कहते हैं, उस तकनीक से बनाया है ये। तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये हम बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के लिए भी उपलब्धि है कि इससे जो है कि आगे के जो आयाम होंगे, मान के चलिए कि वो अच्छी पशु नस्ल की भारत सरकार जो ओपीओएफ कर रही है आज जो है, और उसके बाद जो है कि आगे की तकनीक में 2-5 साल बाद या 10 साल बाद जो है क्लोनिंग को भी जो है भारत सरकार, हम आशा करते हैं कि उसको जो है वो फील्ड के किसानों तक पहुंचेगी। उसमें रिसर्च चल रहा है, एनडीआरआई काफ़ी एक्टिवली बफेलो के ऊपर तो कर ही रहा था, अभी कैटल के भी काम शुरू किया है। दूध के उत्पादन में भी इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो पशु हम सिलेक्ट करते हैं क्लोनिंग के लिए वो वही पशु करते हैं जिनका जेनेटिक सुपेरिटी है या जिनका उत्पादन ज़्यादा है। जैसे गीर गाय हमारे देश की अच्छी नस्ल की गाय है, तो अच्छी नस्ल की गाय है और दूध उत्पादक क्षमता उसकी ज़्यादा है, तो ये जो है कि इसमें ये होता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नरेश सेलोकर है, और मैं क्लोनिंग के ऊपर जो है लंबे समय से काम कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मनोज है और डॉक्टर असवाल है, जो ओपीओआईएफ की टेक्निक के बारे में, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ओपीओआईएफ भी एक तकनीक है जिससे कि अंडे आपको ज़्यादा मात्रा में मिल सके। क्लोनिंग हमारे पास तकनीक थी, लेकिन क्या है कि गाय में थोड़ा मॉडिफाइड करके उसको इम्प्रूव करना था, उसके ऊपर हम और काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम जो है कि गीर के, साहिवाल के और यूएलडीबी के साथ रेड सिंधी के भी क्लोन बनाएंगे। नाल के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी में गीर गाय का क्लोन पैदा किए हैं। इसके पहले हमारा देश भैंस के क्लोनिंग में बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस विधि से जो हमने पहली जो गीर गाय फीमेल पैदा की है, सो हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छा दूध देगी। इसके साथ साथ ही हम इस विधि में हम जिस जानवर से हम कोशिका लेते हैं वो सेम उसका कॉपी होता है क्लोन जो है। तो अगर गाय अच्छा दूध बहुत मात्रा में देती है तो ये हमारा क्लोन एनिमल भी अच्छा दूध देगा। तो गिर गाय की पूंछ से कोशिका ली हाँ, गई है? गिर गाय की पूंछ से ली गई इस है। तरह से सर तैयार किया है क्लोन? हाँ, जैसे डॉक्टर सोलेकर ने बताया कि इसमें हम जिस एनिमल का क्लोनिंग करना होता है उसके शरीर के किसी भाग से भी हम दैहिक कोशिकाएं ले सकते हैं, और इस केस में हमने पूंछ के सेल से लिए हैं, और इससे हम लेकर लैब में इस कोशिकाओं को संवर्धित करते हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिका लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, तो लाखों की संख्या में हम कोशिकाएं लैब में बना सकते हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका एक एनिमल को जन्म दे सकता है। तो अगर हम किसी दुधारू गाय को जो कि अच्छा दूध देती है, अगर हम बुल की बात करें जो बहुत अच्छा सीमेन देता है, उससे भी हम एक क्लोन जो पैदा करेंगे मेल, वो फ्यूचर में बहुत अच्छा सीमेन देगा। गंगा के लिए सीमेन कौन सी उसका लिया? नहीं, गंगा क्लोन है, इसमें सीमेन यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तकनीक में सीमेन यूज़ नहीं करते हैं। में पहली बार इस तरह की तकनीक से किया है? हाँ, ये जो हैंड गाइडेड क्लोनिंग है, इसमें गाय के केस में पहली बार। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनडीआरआई का।
मैं आया हूँ नरसिंहपुर ज़िले से। मैं लगभग कम से कम 6 वर्ष का था जब मेरी माँ के साथ मैं इधर आया था। तो मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी माँ इधर लेके आएंगी, मेरे को लेके आई थी इधर। तो मेरी मतलब तबीयत ठीक हो गई थी। उस पश्चात से मैं भी मतलब देवी माँ को बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ इधर। तो चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं इधर हर वर्ष आता हूँ और आता रहूँगा, क्योंकि मेरी मनोकामना पूरी होती हैं और जो भी मनोकामना इधर मांगती जाएगी वो मनोकामना पूरी होगी। हम मेरी नहीं, जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है सच्ची भक्ति से। अगर जो भी माँ, अगर जैसे आपको कुछ दिक्कत है तो उधर आके आप देवी जी से प्रार्थना करना है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। अगर जैसे मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तो फिर आप मतलब जो भी चीज़ अगर आप देवी जी को बदोगे तो वो आप देवी जी को चढ़ा देना, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यहाँ जो बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, चैत की नवरात्रि, दशहरा पर्व की नवरात्रि और मड़ई भी होता है, तो अपने अपने जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर माता के स्थान में आते हैं और समस्या निदान करती है माता जी। तो उनको मनोकामना पूर्ण होती हैं, तो वो अपने जो भी यहाँ वंदना करते हैं वो आके यहाँ हाजिर करते हैं और उनको सुख शांति मिलती है। और यही आशा करते हैं माता से कि हम सुख शांति से रहें, अच्छी हमने जीवन बाल बच्चे से जिए। यही मान्यता है यहाँ की। क्या करना पड़ता मनोकामना जैसे पूरी हो जाती है, या श्रद्धालु दूर से हमने देखा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्या करना पड़ता है उनको? कलेक्ट भी रखते हैं बड़ी संख्या में। हाँ, वो आके विनती करते हैं माता से कि हम ज्वारी बोएंगे माता, तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो ऐसे समस्याएं दूर होती हैं तो वो आके यहाँ जो है नवरात्रि में कलश और ज्वारी बोते हैं और 9 दिन तक सेवा करते हैं। बेजुबान से दोस्ती में तर्क नहीं होते हैं, शिकायतें नहीं होती हैं, बेफिजूल की उम्मीदें नहीं होती हैं। एक रिश्ता कुदरती होता है, जैसे चांद आसमान का, सूरज और क्षितिज का, पंछियों और पेड़ों का, तो सारस और आरिफ का। ये तस्वीरें कह रही हैं सारस मेरा साथी। आरिफ और सारस की दोस्ती वायरल हो गई। जो चाहे अब पिंजड़े में रहे या फिर दूरियों में, लेकिन दोनों के जज्बात बिखर नहीं सकते। सारस बिछुड़ने के बाद वापस आरिफ के पास चला आता है, तो आरिफ सारस को खो देने के बावजूद उस एहसास को मिटा नहीं पाता है। वाकई ये हैरत अंगेज कहानी एक सारस की सत्य कथा की है। अब दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, पर इनके साथ बिताए लम्हे जिंदा हैं। नमस्कार, कड़क के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर एक सारस की कहानी सुर्खियां बटोर रही थी। एक सारस सनसनी बना हुआ था। सारस और इंसान की जो दोस्ती थी वो परवान चढ़ रही थी, सोशल मीडिया की हेडलाइंस बन रही थी, टीवी चैनल्स की हेडलाइन बन रही थी। और ये जो कहानी शुरू हुई थी ये उत्तर प्रदेश के अमेठी से शुरू हुई थी। वही अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश के अगर राजनीतिक सरोकारों को देखें तो जो सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला जो एपिसेंटर है, उसी अमेठी से ये दोस्ती परवान चढ़ती है। तो सारस मेरा साथी नाम की जो कहानी जो शुरू होती है, इसमें एक किरदार और
जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ साहब। इस वक्त मोहम्मद आरिफ मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आरिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको हमेशा उस सारस के साथ ही देखते हुए आए हैं, जो भी आपने अपने वीडियोस शेयर किए वो सारस हमेशा आपके साथ मौजूद रहा। इस वक्त सारस नहीं है और पूरी दुनिया ये कहानी जान चुकी है। लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो एक अपडेट आया है इस मामले में वो ये है कि आपको वन विभाग ने एक नोटिस भेजा है, एक नोटिस जारी किया गया है। आपके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले आरिफ भाई, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि वो क्या पूरा मसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो नोटिस हमको आया है, 2 तारीख को बुलाया गया है, जाएंगे 2 तारीख को। जी। तो जहां तक हमको मालूम है, जब उसको मतलब पालने पे अपराध है, बांधने पे अपराध है, तो ऐसा हमने कुछ किया नहीं था। ना कभी उसको बांधे थे, ना उसको हम पाले थे। वो मेरा दोस्त था, स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जंगल चला जाता था। तो चलिए आरिफ भाई, ये तो अब तक का अपडेट है जो आपने बताया है कि आपको वन विभाग ने नोटिस भेजा है। लेकिन अब हम उस कहानी का रुख करते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर वायरल हो रही है और हर किसी के लिए एक हैरत भरी कहानी है कि कैसे एक बेजुबान और इंसान की दोस्ती इस हद तक परवान चढ़ती है। तो क्यों ना इस कहानी के माजी में चला जाए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर उस सारस साहब की मुलाकात कैसी हुई? उसने आपको ढूंढा या आपने उसे ढूंढ निकाला? क्या नहीं, हुआ? ढूंढा नहीं था हमने किसी को, न उसने न हमको। हम खेत में गए हुए थे, वहाँ वो उसका पैर टूटा हुआ था, फिर गए वहाँ, उसको देखे, हम लेकर आए घर। कितने देसी वक्त पहले की तरीके बात से है ये? 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले। तो जी। घर में लाके देसी तरीके से जो हो सकता था हमसे, हम्म, वो हमने उसका इलाज किया। हमको नहीं पता था कि वो मेरा दोस्त बन जाएगा या मेरे साथ रहने लगेगा या मेरे साथ खाना खाने लगेगा। ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था। हम चाहते भी थे जंगल में चला जाए, जंगली पक्षी है, और इसीलिए हम उसको आज़ाद रखते थे। कभी बांधे नहीं, जाता था जंगल, अपने परिवार के साथ रहता था। और हम्म, मेरे घर के बगल में थोड़ा बगीचा टाइप का है, छोटे छोटे पेड़ है उसमें। तो हम्म, वहाँ आके शाम को जाता रहता था, दरवाजे पे भी भूख लगती चला आता था। तो कुल हम्म, मिला के बाहर जाता आता रहता था, मतलब अपनी इच्छा से। उसका अफेक्शन, उसका लगाव आपसे ही बहुत ज्यादा था। परिवार में किसी और से हिला मिला नहीं, इसकी नहीं, वजह क्या? परिवार में और किसी के साथ नहीं था। जो था लगाव सिर्फ मेरे साथ था। जी। आपके साथ खाना पीना, रहना सोना, आप ही के साथ घूमना, नहीं, आपको ही सोता छूने की नहीं था नाज़। मेरे साथ, सोता नहीं जी। था मेरे साथ, घर के बाहर ही रहता था वो। तो फिर कैसे बीच ये में इतना इतने साल का, 1 साल का आपका उसका एक साथ रहा, तो आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आया कि उसका कोई नाम रखा जाए? कोई नाम रखा था क्या आपने उसका? नहीं, उसको हम पाले नहीं थे, वो दोस्त था, इसलिए हम नाम नहीं रखे। अच्छा। जी। तो फिर जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, 1 साल से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आपके वीडियो भी बन रहे थे, लोग देख रहे थे और लोग इस दोस्ती की मिसाल भी दे रहे थे कि एक बेजुबान पक्षी और इंसान के बीच में दोस्ती किस हद तक कि परवान चढ़ी है। ऑल ऑफ सडन अचानक क्या हो गया? वन विभाग की जो एंट्री हुई, ये कैसे हो गई? इसकी क्या वजह आपको लगती है? वजह कुछ भी नहीं है, वीडियो वायरल हुआ था। हो सकता है इस वजह से उनको जानकारी मिली हो। फिर एकाएक टीम आती, बोलती है ऊपर से आदेश है, ये हम्म, पक्षी जाएगा। हम्म। लेकिन सारस के साथ जो ये आपकी जो दोस्ती रही है, इसका एक सियासी चेहरा भी सामने आया। क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी कुछ हुआ, इसके पीछे कोई सियासी वजह भी है? खास तौर से जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपसे मिलने के लिए आए अमेठी और उन्होंने सारस और आपकी दोस्ती को लेकर बहुत कुछ कहा, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी ये जो कार्रवाई हुई, इसका और उस इवेंट का आपस में किसी तरह का कोई कनेक्शन है? नहीं नहीं, अखिलेश भैया के आने के बाद जो है थोड़ा मामला और हाईलाइट हो गया। जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को भी पता हो गया, वहाँ सारस पक्षी है। वीडियो देखो, पहले वीडियो वायरल हुआ था, फिर जी, उसके बाद जब भैया आए उसको देखने, तो फिर और तेज से वायरल हो गया। जी, हो सकता है तभी वन विभाग को पता चला हो यहाँ सारस पक्षी है। जी। नहीं, वन विभाग को तो पता चला, लेकिन उसके बाद फिर सारस के पड़ाव क्यों बदलते चले गए? पहले सारस आपके पास से ले गए, समसपुर वन्यजीव जो क्षेत्र है वहाँ ले गए, फिर वहाँ से उन्नाव ले गए और अब तो आपसे एकदम इतना दूर, अमेठी से दूर कानपुर कर दिया, कानपुर के पक्षी विहार में रख दिया। इतनी दूर फिर क्यों ले गए? क्योंकि कानपुर के बाद में। पक्षी विहार में नहीं रखा गया। कानपुर के पक्षी विहार में आजाद रहता है पंछी, वो चिड़ियाघर में पिंजड़े के अंदर रखा गया है। पिंजड़े के अंदर रखा गया है। आपको मौका मिलेगा कभी देखने जाने का, आप जाएंगे उसे?
जी बिल्कुल जाना चाहेंगे, हम तो अभी चले जाएं, अगर कोई कह दे बुलाए तो हम तुरंत अभी चलते हैं, रात में 8 बजे। कितना मिस कर रहे हैं, कितना याद आ रहा है आपको वो सारस? बहुत बहुत, जैसे एक बाप अपने बेटे से बिछड़ जाए या माँ अपने बच्चे से, तो याद तो आती है। फिर भी वो तो मेरा दोस्त था, और दिन भर में एक बार ज़रूर मुलाकात होती थी। पूरा दिन रात तो साथ नहीं रहते थे, पर एक दो बार ज़रूर मुलाकात हो जाती थी। कभी दरवाजे पे, कभी खेत गए वहाँ, कभी रास्ते में, मुलाकात कहीं ना कहीं हो ही जाती थी। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि चूंकि वो आपसे मिलने आए, उन्होंने सारस की और आपकी दोस्ती की तारीफ की, और यही वजह है कि सारस को आपसे छीन लिया गया। अखिलेश बार बार ये कह रहे हैं, ट्वीट भी उन्होंने किया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपको लगता है ये हमको उनकी? जी ज़्यादा हमको पता नहीं भाई, हम किसान आदमी हैं, अब इसके बारे में क्या बोले हम क्या नहीं। जी खैर, यूपी की सियासत में तो किसानों का सबसे अहम भूमिका रहती है, तो इसलिए आप सिर्फ ये कहकर कि आप एक किसान आदमी आप खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बड़ी सियासी सुगबुगाहट है वो सारस को तो लेकर चली रही है। तो सारस यूपी की सियासत में एक सत्य कथा बन गया, जिसके कि आप अहम किरदार हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि आपसे क्या कोई गलती हुई सारस को साथ रखने में और पालने को लेकर? आपने तो एक इंसानी फर्ज आपने निभाया कि वो घायल अवस्था में था, आपने उसको एक नई जिंदगी दी, एक अपनी शरण दी, पर फिर भी आपको लगता है कि क्या सारस की इस सत्य कथा से कोई ना कोई आपने सबक सीखा? कुछ ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, हमको तो नहीं लगता हमने कोई गलती की है, क्योंकि अगर उसको हम बांध के रखते, पकड़ के रखते। तो ये आपने सुना सारस मेरा साथी का सार। मोहम्मद आरिफ बता रहे हैं कि किस तरह से वन विभाग ने उनको एक नोटिस भेजा है, और जो उन्होंने 1 साल तक उस सारस की खिदमत की, उसे एक नई जिंदगी बख्शी, उसकी केयर की, उसे ठीक किया, परिवार के सदस्य की तरह घर में साथ पाला, और अब फिर उनके साथ वो जुदा भी हो गया। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि खिदमत तो आपने की, लेकिन वन विभाग को आपने सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि यह नहीं करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। तो बहरहाल आप देखने वाली बात है कि सारस की दोस्ती को लेकर अब मोहम्मद आरिफ आगे क्या करते हैं। फिलहाल ये कहानी जारी है, इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। नमस्कार। क्या हुआ? हाँ जी सर, क्या हुआ था आपके साथ? 27 तारीख को रात को मैंने 9 बजे गाड़ी इधर लगाई अपनी, और मेरी गाड़ी 9 बजे लगा के मैं ऊपर रहता हूँ, इधर चला गया हूँ मैं, और सुबह आके 6 बजे गाड़ी देखी, गाड़ी मेरी मिली नहीं यहाँ पे,
और UP80 GA 1331 गाड़ी का नंबर है। तो सुबह 6 बजे गाड़ी नहीं मिली मेरे को, फिर मैंने कंप्लेंट करवाई 8 बजे गोविंद नगर थाने में, ये मंडलपुरा जन्मभूमि लगता है। और फिर हमको कुछ चोरों की गाड़ी की वीडियो मिली हमको, इस यहाँ पे चेक करी हमने कैमरे से, तो हमको वीडियो मिली है वो हमको। और अभी तक कोई मिला नहीं कुछ भी, अभी तक कोई खबर नहीं आई मेरे पास।